हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे और हम आज देखेंगे कि स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण को कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करने वाली हैं। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे हैं। तो हमारी हेडिंग आज की है, सबसे पहले अगर हेडिंग की बात करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम जी बोलते हैं को प्रभावित करने वाले कारक हम इसकी बात करते हैं। ठीक है ना, प्रभावित करने वाले कारक यानी इसको बोला जाता है फैक्टर अफेक्टिंग एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इस हेडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ होती है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है पृथ्वी के आकार पर, यानी शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आकार पर, कि पृथ्वी का आकार कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है जी। ठीक है, दूसरा है कि पृथ्वी से ऊंचाई पर यानी कि हम पिंड की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पिंड की पृथ्वी से ऊंचाई पर इसके ऊपर। फिर थर्ड हमारा यहाँ पर ये है कि पिंड की पृथ्वी से गहराई पर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन पर। यहाँ पर देखिए, जी को प्रभावित करने वाले ये कारक होते हैं। पृथ्वी के आकार पर निर्भर करता है जी की वैल्यू, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है इसके ऊपर भी निर्भर करता है, कितनी गहराई पर है इसके ऊपर भी निर्भर करता है, और इसके घूर्णन गति या अक्षीय घूर्णन के ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि अगर हम पृथ्वी के आकार की बात करें तो आकार के ऊपर किस तरीके से जी की वैल्यू डिपेंड करती है यानी कि निर्भर करती है, हम इसको भी अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा सबसे पहला है कि पृथ्वी के आकार पर हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पृथ्वी गोल नहीं होता है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार होती है। एक्चुअली में ये है, जो पृथ्वी है ना उसका आकार कुछ ऐसा है, इसको बोला जाता है दीर्घवृत्ताकार। तो पृथ्वी हमारी दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार, इसको हम इलिप्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से ये जो मिलाने वाली रेखा है इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारा ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। तो इसको हम बोलते हैं ध्रुव। तो कुछ बातें इसमें आप ध्यान रखिएगा, ध्रुव को बोला जाता है पोल और भूमध्य रेखा को बोला जाता है इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। बात समझ में आ रही है? इक्वेटर और पोल ये होता है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया जाए, सॉरी। हाँ, ये अब ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, कोई नहीं, थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हिल गया था। हाँ जी, इसको बोला जाता है ध्रुव, इसको, और इसको बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा, ये दीर्घवृत्ताकार होता है। इसको बोला जाता है साउथ पोल और इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल। तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें, मतलब अगर यहाँ से बात करें, देखिए ये त्रिज्या, ये इसका केंद्र होता है, ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी त्रिज्या है। तो इसको अपन बोलते हैं आर ई, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा को इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो इसको बोलते हैं आप इक्वेटर, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं पोल। तो इसको लिख देते हैं अपन आर ई, मतलब इसकी जो त्रिज्या है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की, इसको आर ई बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं आर पी। किसको? इसको, ठीक है, ध्रुव वाले को। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा की त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या है, यानी कि आर ई जो है ना वो ज़्यादा होता है आर पी से। और कितना ज़्यादा होता है? 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। मतलब जो भूमध्य रेखा की त्रिज्या है ना वो ध्रुव की त्रिज्या से 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जी के वैल्यू की। हम यहाँ पर देखेंगे कि भूमध्य रेखा के इस पॉइंट पर जी की वैल्यू क्या होगी और इस पॉइंट पर जी की वैल्यू क्या होगी। तो जी की बात करें तो जी का फॉर्मूला हमने देखा था कि जी इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता था, ठीक है ना, ये होता है। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हम लिखेंगे जी ई, मतलब जब इक्वेटर की बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जी ई है। तो जी ई बराबर, अब अर्थ, अगर हम इस पृथ्वी की बात करें तो इसका द्रव्यमान कितना है? m है, ठीक है। तो लिखेंगे जी एम, पृथ्वी का द्रव्यमान, अपॉन आर ई। तो आर ई, तो ये रहा आर ई, तो आर ई का स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। उसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि जी पी। तो यहाँ पर जब जी पी लिखेंगे तो जी पी इज इक्वल्स टू जी, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, अपॉन, अगर इसके त्रिज्या की बात करें तो आर पी, यानी आर पी का स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें पहले से ही पता है कि ये ज़्यादा है, मतलब आर ई की वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा का स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। और अगर किसी नंबर में जी एम ये ज़्यादा है ये कम है, इसके तुलना में यही तो हुआ ना कि ये कम है ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा का स्क्वायर और ज़्यादा, और कम का स्क्वायर मतलब फिर भी ज़्यादा होगा लेकिन इसकी तुलना में कम होगा ये। तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये ज़्यादा और इसमें भाग करना है तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा। जैसे आप देखिए 1/10 और 1/20, आप बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा है? इसको बोला जाएगा 0.1 और इसको बोला जाएगा 0.05, ये बोला जाएगा, ठीक है ना। 20/2500, तो ये आपका आएगा। आप ये बताओ कि 0.1 ज़्यादा है कि 0.05 ज़्यादा है? आप कहेंगे ये ज़्यादा है। तो जब नीचे वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल ज़्यादा आएगा, और नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी तो ओवरऑल कम आएगा। तो अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये वैल्यू ये ज़्यादा है, मतलब ये ओवरऑल क्या आएगा? कम। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जीई की वैल्यू ज़्यादा होगी, सॉरी जीई की वैल्यू कम होगी, किससे? जीपी से। तो जीई की वैल्यू कम होगी किससे? जीपी से। तो ये बात खैर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ बोलेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण है ना वो ध्रुव पर यानी कि पोल पर ज़्यादा होगा और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर कम होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से इस पोल यानी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू बढ़ते चली जाती है, इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो बढ़ते चली जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको हम इरेज कर रहे हैं, फिर आगे का टॉपिक इसके बाद देखते हैं अपन।
तो आगे का क्या है, पिंड की पृथ्वी से ऊंचाई, तो पहले इसके तो हटाएं। हाँ जी, चलिए अब आगे हम देखते हैं इसमें कि पृथ्वी की पिंड की पृथ्वी से ऊंचाई पर, हम कुछ ऊंचाई पर चले जाते हैं। तो सेकंड की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ऊंचाई पर। तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, जी की वैल्यू, अब इसकी बात हो रही है। अब इसको आप गोली मारिए, अब गोल बनाइए, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ख़त्म है, ठीक है ना। पृथ्वी वैसी होती है, लेकिन अभी आप ऐसे मान के चलिए क्योंकि यहाँ इसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखिए दिमाग यहाँ पे मत लगाइएगा, ठीक है ना। हम वैसे मान के चलते हैं पृथ्वी गोल है गोल है गोल, आप ऐसे ही मान के चलिए अभी। तो देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो पृथ्वी है ना, इसका द्रव्यमान m होगा और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या r होगी। पृथ्वी का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r होगी। हमें बोल रहा है कि इससे कुछ ऊंचाई पर, तो ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पर, कहाँ से, इस पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई पर, यानी कि हम यहाँ से इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हमसे ये बोल रहा है ना कि आप बताइए यहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर g की वैल्यू तो g होगी, क्योंकि पृथ्वी के सतह पर g की वैल्यू क्या होगी, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू g होगी। लेकिन उससे कुछ ऊंचाई पर जब जाएंगे ना, तो यहाँ पर इसको g डैश मान लीजिए। क्या मानेंगे, g डैश मानेंगे। अब आगे की कहानी को आप समझिएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बोल दें कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस ये, यानी कैपिटल R प्लस H, ये होगी स्मॉल r की वैल्यू। बात समझ में आ रही है, ये हो गया। अब हमें g की वैल्यू निकालनी है। अच्छा g की वैल्यू क्या होती है, आप ज़रा देखिए, g की वैल्यू होती है, अगर इस g की बात करें तो g, इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, और यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है, r, तो r का स्क्वायर, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे g डैश की, तो g डैश बराबर क्या आएगा, बोलेंगे g, और इस पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m, तो लिखेंगे m, क्योंकि इसी को लिखने की ज़रूरत है। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर में देखा है तो g बराबर यही होता है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है हम उसी को लेते हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी, यहाँ पर r लिखेंगे तो r का स्क्वायर ये करेंगे, लेकिन आप देखिए r बराबर क्या है, r प्लस h है, तो हम इसको ना यहीं पर हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा, एक स्टेप हम कम कर दे रहे हैं, r प्लस एच का होल स्क्वायर ये बन गया है, ठीक है ना। r प्लस एच का होल स्क्वायर ये बन गया है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब आप ये बताइए, ये r स्क्वायर है और ये r प्लस एच का होल स्क्वायर है। ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो ये ज़्यादा है इसके तुलना में, तो ज़्यादा है और ये वही है, तो ज़्यादा से जब उसमें डिवाइड करेंगे तो कम होगा कि नहीं होगा, होगा। किससे कम होगा, इससे कम होगा ये। तो अगर हम g डैश की बात करें तो ये कम होगा, और g की बात करें तो ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो g डैश की वैल्यू है वो g से कम है। और इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी की सतह से हम अगर ऊपर जाते 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 चले जाते हैं तो g की वैल्यू भी कम होते चली जाती है। यानी कि पृथ्वी की सतह से हम जब ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी की सतह से, जो भी पृथ्वी की सतह पर g की वैल्यू है उससे कम होगी अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी कि थर्ड की, और हम यहाँ पर बात करते हैं कि गहराई में, गहराई पर या गहराई में। अब यहाँ पर समझिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है यानी कि रेडियस है, ठीक है। अगर इसके मास यानी कि द्रव्यमान की बात करें तो कैपिटल M दे रखा है। अब गहराई पे बात कर रहा है, पृथ्वी की सतह ये है, इससे कुछ गहराई पर, मतलब यहाँ पर बात किया जाए
तो कितनी गहराई पर, तो हम बोलेंगे ऊपर से ये h गहराई पर, ठीक है ना। तो h गहराई पर, तो ये अब देखिए यहाँ से इतनी दूरी पर हमें g की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो दूरी है ना वो स्मॉल r है। तो हमें ये बताना है कि केंद्र से या इस गहराई पृथ्वी से गहराई पर, पृथ्वी से h गहराई पर g की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो g की वैल्यू तो g होगी, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो g की वैल्यू कुछ कम होगी या ज़्यादा होगी पता नहीं, लेकिन अलग होगी, और उसको हम क्या मान लेते हैं, g डैश मान लेते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर आगे देखा जाए तो अगर हम g की बात करें तो g बराबर क्या होगा, gm अपॉन में r का स्क्वायर, ये होगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अगर हम इस g की बात कर रहे हैं तो यही तो होगा ना। लेकिन अगर बात करें इस जगह पर, इस जगह पर, तो अब एक काम आपको करना है ना, आप ऐसे इस तरीके से बना लीजिए। इसी त्रिज्या में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी त्रिज्या में आप बना लीजिए और इसको ज़रा भूल जाइए, इस वाले को भूल जाइए। अब आप ये बताइए कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो आप बोलेंगे स्मॉल r। अब अगर हम बात करें इसके द्रव्यमान की, तो क्या इसका द्रव्यमान वही रहेगा, नहीं। इतने का अगर m है तो इतने का कुछ तो कम होगा ना, और कुछ कम होगा तो कितना होगा, कम का मतलब अलग, और वो कितना होगा, m डैश मान लेते हैं, कुछ कम हुआ m डैश। यहाँ पर हम निकालेंगे g डैश इज इक्वल्स टू g। अब m की वैल्यू क्या होगी, m डैश अपॉन में यहाँ से इसकी दूरी कितनी है r, तो r का स्क्वायर। लेकिन अगर इस r की बात करें तो टोटल ये r है पूरा, ये क्या है r में से h को घटा देंगे तो r नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो r बराबर हम लिखेंगे कैपिटल R माइनस h। कहने का मतलब है कि ये कैपिटल R है त्रिज्या, उसमें से h घटाएंगे तो ये दूरी मिल जाएगी, तो ये मिल गई। तो g डैश बराबर आप लिखेंगे gm डैश अपॉन में r माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में तुलना करिए। देखिए यहाँ पर आपको बस अब समझना है, यहाँ पर इसके आगे मैथमेटिकल पोर्शन आपको नहीं समझाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे मैथमेटिकल पोर्शन को आपको समझाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल एक चीज़ समझिए कि r माइनस एच है और ये r है, ये कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा, बिल्कुल कम होगा। लेकिन एक चीज़ और है, जो आपका ये m डैश है ये भी तो कम है ना, मतलब ये कम है और ये भी कम है। तो यहाँ पर देखिए कम हुआ, और ये gm होता तो ये ज़्यादा होता, ये कम होता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कम है, मतलब ओवरऑल ज़्यादा आना चाहिए। ओवरऑल क्या होना, ये कम है तो ओवरऑल ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन जो m डैश है ना वो और ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए m डैश में और r माइनस एच में, तो इन दोनों में ये ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ये कम हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा कम में डिवाइड करेंगे ना, तब भी जी डैश की वैल्यू कम ही आएगी। तो यहाँ पर बस बातों से आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर आप मैथ बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पर मैथ हम लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अरे आपके लिए नहीं लगा सकते, 11th में होते तो हम वहाँ पर मैथमेटिकल तरीके से आपको समझा देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि तब जी डैश की वैल्यू कम होगी जी से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह से अगर नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि गहराई में जाएंगे, तब भी जी की वैल्यू कम होगी। मतलब यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण होगा वो पहले की तुलना में कम होगा। अरे ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं ना, तब भी जी की वैल्यू कम होती है, और अंदर घुसते हैं तब भी कम होती है। मतलब दोनों केस में कम होती है। तीसरा आपका आता है, मतलब लास्ट आपका आता है अक्षीय घूर्णन पर। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी इसको आप रहने दीजिए,
कि किस तरीके से अक्षीय घूर्णन के ऊपर जी की वैल्यू निर्भर करती है हम किसी और टाइम समझ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा आएगा जिसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, चलिए देखिए, अब ना हम जो गति के समीकरण होते हैं इसके अंदर हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। हमने पीछे देखा था फ्री फॉल यानी कि मुक्त गति। अबे यार ये क्या है, अच्छा चलो आगे लिख देते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है मुक्त गति या मुक्त पतन। अब इसमें ध्यान से आप बातों को समझिएगा। देखिए हम एक चीज़ देख रहे थे, जो जी होता है ना वो Gm/r² के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जैसे ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी की सतह पर जिसकी त्रिज्या अपन r लेते हैं, पृथ्वी आपको ऐसे दिखती तो है नहीं, पृथ्वी आपको कैसे दिखती है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर हम इस g की वैल्यू की बात करें ना तो इसका द्रव्यमान m है, ठीक है ना, मतलब इसका r², इसका द्रव्यमान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। यहाँ पर समझिएगा g की वैल्यू क्या होती है, ये तो फिक्स होती है। m यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, ये भी फिक्स होता है। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो ये भी फिक्स होता है। कहने का मतलब है कि आप ना किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को चाहे कितना भी भारी या कितना भी हल्का ले लें, उसके ऊपर जो जी की वैल्यू लगेगी ना वो फिक्स लगेगी, और वो जी की वैल्यू क्या होगी, जी के बराबर ही होगी, चाहे ये चीज़ 50 ग्राम का हो या 500 किलोग्राम का हो या 5000 किलोग्राम का हो, किसी चीज़ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, हर किसी के ऊपर जी की वैल्यू सेम लगेगी। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब जी से कोई चीज़ गिरता है ना तो इसी को अपन मुक्त पतन या फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है ना, मुक्त गति बोलते हैं। और इसके बाद एक पॉइंट और है, उसे आप ध्यान रखिए, ये वस्तु जैसे हमने कि बोला कि ये भारी है या हल्की है, कुछ भी हो, इससे यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा ना वो हर किसी के लिए टी लगेगा, यानी कि टी का मतलब कि सेम टाइम लगेगा, समय क्या रहेगा, सभी के लिए समान रहेगा। आप अब सोचेंगे कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, उल्टी फुल्टी, तो उल्टी फुल्टी बातें नहीं हो रही हैं, ये सीधी सीधी बात है। जैसे देखिए होता क्या है कि अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, अगर दोनों को छोड़ें तो पृथ्वी पर कौन पहले जाएगा, आप कहेंगे ना कि ये पहले जाएगा, ये बाद में जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर ऐसी जगह दोनों को लेके चले जाएं जहाँ निर्वात ना, मतलब हवा ना हो, हवा हो ही ना, उस जगह पर जब जाएंगे और दोनों को छोड़ेंगे ना तो जितने समय में ये धरती से टकराएगा उतने ही समय में ये भी टकराएगा। तो फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम ऐसे दोनों को छोड़ते हैं तो ये पहले पहुंचता है, ये बाद में पहुंचता है। इसका कारण होता है वायु प्रतिरोध, मतलब वायु प्रतिरोध के कारण ये देर में पहुंचता है, ये पहले पहुंचता है। इसके ऊपर वायु प्रतिरोध कम लगता है और इसके ऊपर ज़्यादा लगता है, इसीलिए ये देर में पहुंचता है, ये पहले पहुंच जाता है। कहानी कुछ समझ में आ रही है? बस यही कारण होता है। चलिए अब इसके आगे ना अपन यहाँ पर कहानी समझते हैं। अच्छा, हमने बताया वस्तु छोटी हो, बड़ी हो, भारी हो, हल्की हो, कोई भी हो, यहाँ तक पहुँचने में सबके लिए टाइम क्या लगेगा, बराबर। इसके बाद हम बात करेंगे गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण, यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं गति के समीकरण के बारे में।